So hello everyone. Today's seventh lecture. First, good evening to all of you. Today's seventh lecture of chemical kinetics. तो 6 लेक्चर तक, सिक्स्थ लेक्चर तक हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली हैं. सिक्स्थ लेक्चर में हमने ट्रांजिशन थ्योरी स्टार्ट की थी और ट्रांजिशन थ्योरी से हमें बाकी सारी बातें पता चली थी कि रिएक्शन कैसे होती है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर में किस तरीके से वेरी करता है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बारे में बात हो चुकी थी सिक्स्थ लेक्चर तक. सेवेंथ लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ लेक्चर का ही पार्ट. सिक्स्थ लेक्चर में हमने एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नाम से एक चीज डिस्कस की थी कि आर्हेनियस ने ये बोला था रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से, जहां पर ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी रिप्रेजेंट करता था फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, वो होता था ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और वो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है. तो उसी के पार्ट से कंटिन्यू करते हैं. यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो इसको आप सॉल्व कर लो जल्दी से. देखिए क्वेश्चन क्या है. कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन threshold energy if E is equals to 0.693 किलो कैलोरी पर मोल एट 227 डिग्री सेल्सियस. तो अपने से यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है. तो वी नो वो वैल्यू होती है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी. तो यहाँ पर हम ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी निकालेंगे. सारी वैल्यूज दी हुई हैं, उनको आप इस फॉर्मूले में प्लग इन कर देंगे ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी में. तो यहाँ से ई का वैल्यू दिया हुआ है, किलो कैलोरी पर मोल दिया है, तो आप इसे पहले कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज 0.693 इंटू 1000 अपॉन आर का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दिया है क्योंकि कैलोरी में दी गई है वैल्यू, तो आर की वैल्यू 2 यूज कर लेंगे. और टेम्परेचर को यहाँ पर हम कैल्विन में यूज करते हैं, तो 227 डिग्री सेल्सियस को बोले तो 500 कैल्विन. तो यहाँ पर अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको ई की पावर माइनस 0.693 वैल्यू मिल जाएगी. और केमिकल काइनेटिक्स में ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये देखा था कि Ln2 की वैल्यू 0.693 होती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो कैलकुलेशन की गई है वो यहाँ पर दिखा दिया गया है. Ln2 का वैल्यू होता है 0.693, तो यहाँ से 2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा e की पावर 0.693, और फर्दर 1/2 को लिख सकते हैं e की पावर माइनस 0.693. तो यहाँ पर ये जो e की पावर माइनस 0.693 है उसको 1/2 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया. ऐसे फ्रैक्शंस, मॉलिक्यूल का ऐसा फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है वो 1/2 है. मतलब आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है. तो ये चीज हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं. उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी. ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहां से. उम्मीद है ये चीज आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी वो क्या होता है, दैट इज ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है. तो बहुत जल्दी से ये लिख लेंगे क्वेश्चन. फ्रिक्वेंटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको रिलेट करना आना चाहिए. आप ये वाली वैल्यू याद रखेंगे जो यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है. Ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, तो घुमा फिरा के ऐसी बातें जरूर क्वेश्चन में आ जाता है, ई की पावर 0.693 आ जाए. तो ये भी याद रख लेना कि ई की पावर 0.693 का वैल्यू 2 होता है और ई की पावर माइनस 0.693 का वैल्यू आधा होता है. तो ये 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट याद कर लेना. ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है इसको आप नोट करके लिख लेना. जनरली क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें ये वैल्यू आ जाए ई की पावर 0.693, तो वैल्यू को फटाक से पुट कर दोगे फिर आप. ओके,
सो फर्स्ट पॉइंट, आज का फर्स्ट पॉइंट है के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। फिर यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज ए। तो बोला गया है दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आरएनएस फैक्टर, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइनली हमें के का जो फॉर्मूला मिला रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का, वो किसके बराबर होगा, ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ए को वापस से मैं बता रहा हूं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आरएनएस फैक्टर बोलते हैं। ये वैल्यू ए की जो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है, वो रिएक्शन के साथ वेरी करती है। अगर रिएक्शन बदल दोगे तभी वेरी करेगी, वो टेम्परेचर से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो इट इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ये बात याद रखेंगे। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। लिखते चले, जो इजी पॉइंट लिखते चले, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट अब आपको लिख लेना चाहिए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट की करें तो सेकेंड पॉइंट में के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तो एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए इंटू ई की पावर माइनस ई आर टी, ई अपॉन आर टी। फिर यहां से लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा के इनको सेपरेट कर लिया, एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और एल एन ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, ई की ई अपॉन आर टी। ये बात समझ गए आप। एल एन ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। तो ये भी याद रखेंगे, शायद मैंने पहले ही बताया होगा, एल एन ई की पावर एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया है, दैट इज एल एन के इज इक्वल्स टू, अच्छा एक सेकेंड ना, मुझे एक चीज कर लेने दो, फिर मैं उससे लिख लो। तब तक तो मैं एक चीज करके देख लूं, अगर सेट हो जाती है वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुम तब तक लिखो इसे। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिख लेना, बस एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज एक सेटिंग करके देख लो, अगर वो सेट हो गया तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए लिखना। चलो, तो आपने दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे। एक सेकेंड, चलो का जो फॉर्मूला है दैट इज एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी।
दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। मैं थोड़ा आगे बात करूं इसी में, तो आप थर्ड पॉइंट में इसका ग्राफ देख पाएंगे, एल एन के और 1/t के ऊपर ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहां पर देखो एल एन के इज इक्वल टू, यहां पर एल एन के, एक सेकेंड, चलो यहां पर एल एन के इज इक्वल टू हमें पता है एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी है, तो यहाँ पर एल एन के वाई एक्सिस पर लिया गया है, तो यहाँ पर एल एन के को मैं वाई एक्सिस पर लिख देता हूँ, मतलब वाई लिख देता हूँ, एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पर आप ई अपॉन आर टी देख रहे हैं, तो ई अपॉन आर टी को तो यहाँ पर बाहर ऐसे निकाल दिया गया है और की वैल्यू को एक्स बोल दिया गया, ठीक है, तो 1/tx बोल दिया गया। अगर यहाँ पर आप ये वाला ग्राफ देखेंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन, लिखा नहीं रहा, छोड़ दिया, रहने दिया उसे। चलो रहने दो, ऐसे ही समझते हैं। चलो ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हो एल एन के की वैल्यू को y रख दो और 1/t जो है उसको x रख दिया, तो यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है, y इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर इंटू एक्स। तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू एल एन ए आ जाएगी, और जो स्लोप है इसका एल एन के और 1/t के ग्राफ का, एल एन के और 1/t का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका स्लोप आएगा माइनस ई अपॉन आर। ये वाली चीज याद रख लेना आप कि एल एन के और 1/t का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पर जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो माइनस ई अपॉन आर आ जाएगी। तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी आपने बना ही लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे ये स्ट्रेट लाइन आया है। लेट मी क्लियर दिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो ये हो गया। और अगर हम k और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी नो k इज इक्वल्स टू क्या है, a और माइनस e अपॉन आर टी, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, जो कि यहां पर आप k और t का एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से वो स्टार्ट होगा, तो इसको भी बना लेंगे k और t का ग्राफ। ये जो t है वो टेम्परेचर है ना, ये टी है ना वो टेम्परेचर है, स्मॉल टी मत लिखना, इसे कैपिटल टी लिख लेना। ये ओरिजिन से एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं होगा, तो वो समझ जाना, क्योंकि टेम्परेचर जीरो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट भी नहीं होगा। ये बना भले दिया गया है, ये ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली ओरिजिन पर ये कर्व नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो अब फोर्थ पॉइंट देखो, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। तो अगर हम एक केस ले लें कि T1 टेम्परेचर पर ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो T1 टेम्परेचर पर K की वैल्यू भी एक होगी, तो उसे K1 बोल दिया, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, एल एन K1 इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर T1 में, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। और T2 टेम्परेचर पर K का वैल्यू K2 हो गया, तो एल एन K2 इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर T2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एल एन K1 माइनस एल एन K2 इज इक्वल्स टू एल एन ए, और एल एन ए तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कट जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा ई ए बाई आर T2 माइनस ई ए बाई आर T1, ठीक है। अब एल एन K1 माइनस एल एन K2 को हम फर्दर लिख सकते हैं एल एन K1 अपॉन K2 में, इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, यहां से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/T2 माइनस 1/T1। फिर से यहां से एक नया फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि T1 और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस प्रकार से वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे वेरी कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। T1 पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 है, तो ये चीज याद कर लेना। एक और चीज, यहाँ पर K का वैल्यू हम जानते हैं a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, तो यहां से अगर मैं T1 टेम्परेचर पर K1 का वैल्यू लिख लेता हूं और T2 टेम्परेचर पर K2 का वैल्यू लिख लेता हूं, K1 अपॉन K2 निकालूंगा तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा, e की पावर e अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये डायरेक्टली लिखा दिया है। तो
आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना, मतलब एक बार तो K1 और T1 रख देना तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर K2 और T2 रख देना दूसरी इक्वेशन बनेगी, और दोनों को डिवाइड कर लेना, फिर आपको यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले फिर से आ गए जो आपको याद रखने हैं। ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू E अपॉन R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ln में यहाँ पर K1 ऊपर आ रहा है तो T2 टेम्परेचर पहले आएगा, यहाँ पर 1/T2 होगा। अगर K1 लिख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले तो फिर यहाँ पर T2 आ जाएगा, और अगर नीचे ऑब्वियसली नीचे K2 है तो बाद में T1 आएगा। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि पहले अगर K1 लिखा है, न्यूमरेटर में K1 लिखा है तो पहले 1/T2 आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, तो यहां से लिख लो जल्दी से। आज भी कुछ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, स्ट्रीमिंग उतनी स्मूथ तो है नहीं, तो देखते हैं कब तक बढ़िया चलता है। कल तो बढ़िया चला था। तो ये दोनों फॉर्मूले आप जल्दी से लिख लेंगे। ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू E अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1, या K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू E की पावर E बाई R 1/T2 माइनस 1/T1। इसी ln वाले फॉर्मूले को अगर तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे तो जहां पर R लिखा है वहां पर 2.303 आ जाएगा। ठीक है, ln से log में बदलने के लिए log यहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता तो वो उठ के यहां पर आ गया है। ठीक है, तो log के फॉर्मेट में भी लिख लेंगे, log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, अब एक जल्दी से वाला फॉर्मूला लिखो, फिर एक चीज और सुनो। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, यहां पर जो इक्वेशन लिखी है मैंने वो लिखा है कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन। अगर यही इक्वेशन लॉग में आ जाएगी ना तो जो स्लोप होगा वो e अपॉन 2.303 r हो जाएगा। ठीक है, अगर log k और ग्राफ बनाते हैं, जैसे ln k और 1/t का ग्राफ बनाया तो स्लोप का वैल्यू हो गया माइनस e बटा r। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूं याद करने के लिए। मान लो log k और 1/t का ग्राफ बना देता है, log k और 1/t का ग्राफ बनाता है, तो फिर स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई अपॉन 2.303 r। फिर उस केस में नीचे 2.303 भी आ जाएगा, मतलब r के बगल में 2.303 लिख देना log k और 1/t का अगर ग्राफ बना रहे हो तो। ठीक है, चलो कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि तुम भूल जाओगे तो उसे तुम वापस से लिख लेना, नोट करके अपने आप लिख लेना। बाकी ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आए, या अभी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किए, कोलिजन थ्योरी जिसे बोल रहे हैं, या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वहां से लेके अब तक जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें और हैं जो मैं एक और लेक्चर लूंगा और उसको फिर वहां पर खत्म करूंगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 500 केल्विन टू 1000 केल्विन रेट बिकम्स 10 टाइम्स, कैलकुलेट एक्टिव। तो यहां पर दो टेम्परेचर का जिक्र किया गया है, और दो टेम्परेचर में फॉर्मूला होता है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E बाई R 1/, अगर यहां पर देखो K2 लिख दिया ना तो यहां पर T1 आएगा, तो 1/, पहले वाला टेम्परेचर 500 माइनस 1/1000 केल्विन। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहां पर ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू E बाई R, क्योंकि K2 लिखा है तो 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाएगा। K2 का वैल्यू दिया गया है कि बाद में 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो K2 का वैल्यू 10 के लिख देते हैं और K1 का वैल्यू K लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में E अपॉन R, तो यहां से 500 अपॉन 500 इंटू 1000, 500 कट गया, 1/1000 आ गया, तो राइट हैंड साइड वाला टर्म आ गया E अपॉन R। फिर लेफ्ट हैंड साइड में तो ln 10 है, तो ln 10 की वैल्यू इतनी आ गई,
यहां से यही तो कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ, एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा ln 10 इंटू 1000 आर। ln 10 का वैल्यू होता है 2.303, तो इंटू 1000 आर, आर की जो भी वैल्यू आप रखना चाहें उसमें, उस यूनिट में ये का आंसर आ जाएगा। कैलोरी में निकालना चाहते हैं तो आर का वैल्यू 2 रख देना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो यहां पर दिखा दिया गया है तुमको, तो फॉर्मूला याद रखने वाली बात है, और किस फॉर्मूले को कब यूज करना है ये भी चीज यहां से आपको समझ में आ जा रही होगी। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो के का वैल्यू बढ़ जाता है। चलिए तो मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आप यहां से आंसर लिख लो, अगर किसी की कैलकुलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है तो वो बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। आंसर इज 2.303 इंटू 1000, तो चाहे तो आप 2303 लिख सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। सो आंसर विल बी 2303 आर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2303 आर, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन है dk बाई dt फाइंड आउट करना है फॉर k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो k का जानते हैं ये होता है, इसके लिए हमें dk बाई dt डिफ्रेंशिएट करना है। ये t जो है ना ये कैपिटल T है, देखिए यहां पर कैपिटल T लिखा है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में k को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, a तो कांस्टेंट है तो a तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, इंटू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x होता है, तो e की पावर x की जगह माइनस ई अपॉन आर टी आ गया। अब x को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस ई अपॉन आर टी का डिफ्रेंशिएशन में e अपॉन आर तो कांस्टेंट है, माइनस ई अपॉन आर वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, बचा कौन 1 बाई टी, टेम्परेचर वेरिएबल है, 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस ई अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टोटल हो जाएगा e अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई वो आई k इंटू, ये तो k है, a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर, तो k इंटू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। तो डी बाई डी टी का फॉर्मूला भी आप याद रख लेना, दैट शुड बी k इंटू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ओके, जो याद रखेंगे डी बाई डी टी का फॉर्मूला याद रखेंगे, जो क्वेश्चन कराया गया है उससे आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू k इंटू ई स्क्वायर। अब मुझे लग रहा है इंटरनेट खेल खेलना स्टार्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से क्या चीज समझ में आती है कि डी वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, टेम्परेचर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है, मान लो, ध्यान दो, सुनो यहां पर, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर मत बोलो, इसे ऐसे बोल दो क्योंकि मान लो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो डी के बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, ई के हो गया, है ना, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मान लो ई बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा, ये का वैल्यू ज्यादा है, तो डीके बाई डी टी भी तो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा, किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उस रिएक्शन के लिए डीके बाई डी टी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, डीके बाई डी टी ज्यादा होने का मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, थोड़ा सा भी बढ़ा दूं, तो जो के होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़े से चेंज, टेम्परेचर चेंज के लिए के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, बोली जा रही है। तो ये ज्यादा होगा तो डीके बाई डी टी भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ रेंज ऑफ के विल बी मोर इफ टेम्परेचर चेंजेस। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखिए, रिएक्शन हैविंग मोर ई शोज मोर सेंसिटिव,
सिंपल सी बात है कि E ज्यादा होगा तो कम, थोड़ा सा भी अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा ना तो तुरंत ही रेट जो होगा बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सेंसिटिविटी जो है ना रेट की टेम्परेचर से वो काफी ज्यादा होगी। किस रिएक्शन के लिए? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज कर दो, थोड़ा सा भी माइन्यूट सा टेम्परेचर चेंज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हम बोलेंगे री सेंसिटिव टू टेम्परेचर, है ना, रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। बात समझे आप? तो वही चीज बोली गई है यहां से डीके बाई डी के ऊपर। तो इन दोनों नोट पॉइंट को आप लिख लो। एक तो ये वाला नोट पॉइंट है फर्स्ट, और एक है सेकंड। ठीक है, दोनों नोट पॉइंट को अच्छे से याद रखना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसके लिए ज्यादा होगी दैट रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। मतलब थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा चेंज है। ये वाला एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट। वी नो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, ये चीज हम जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके लिए जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट होगा वो होगा AF इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखो ध्यान से, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम कैसे के लिखते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे के लिखते हैं वो यहां पर बताया गया है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के को KF से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसको लिखा जा रहा है AF इंटू ई की पावर माइनस EAF, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT। ऐसे ही बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB बराबर होगा AB इंटू ई की पावर माइनस EAB अपॉन RT, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो KF KB आ गया। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरे को AF अपॉन AB तो ये मिल गया, और फिर E की पावर, आप इसको क्लब कर लेना, EAB RT अपॉन RT माइनस EAF अपॉन RT मिल जाएगा। ठीक है, AF अपॉन AB ये मिल गया, और चलो यहां से क्या किया हमने, माइनस वाला साइन बाहर निकाल दिया, इसको पलट के लिख दिया, EAF अपॉन RT माइनस EAB अपॉन RT लिख दिया, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन RT इंटू EAF माइनस EAB, ये चीज आ गई। ये ठीक है। अब देखो AF अपॉन AB को एक नया कांस्टेंट बोल दे रहे हैं, दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो अभी हमने पढ़ा है उसको A बोल दे रहे हैं ना। और KF अपॉन KB को हम क्या बोल रहे हैं, KC बोल दे रहे हैं। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। तो KC का वैल्यू क्या आ गया, A इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा H। यू नो EAF माइनस EAB क्या होता है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या होता है, डेल्टा H। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, EAF माइनस EAB को डेल्टा H अपॉन RT आ गया, दैट इज A इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। तो यहां से KC का ये फॉर्मूला आ गया, ये ठीक है। तो ये अगेन KC का फॉर्मूला आ गया, इसको भी आप लिख लेंगे। अच्छा यहां पर तो लिखा ही है, एक सेकेंड, ये नीचे लिखा है, ठीक है। तो नीचे आपको KC का फॉर्मूला लिखा है कि रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिख सकते हो, एक और तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का, दैट इज A इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT से लिख लेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा,
फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में KF कैसे लिखते हैं, KB कैसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद फर्दर KC कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ी है कि EAF माइनस EAB का वैल्यू डेल्टा H के बराबर होता है, उस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी पहले लिख लिया, ये जो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ ये थोड़ा इंटरेक्टिव कम है, तो हो सकता है ऐसा दिमाग में इतना जल्दी फिट ना होता। साइमल्टेनियसली लिखूंगा और समझाऊंगा, दैट इज मोर इंटरेक्टिव, तो उसका जो दिमाग में पिक्चर बनेगा वो थोड़ा बेटर होगा, वहां से आपको ज्यादा हो सकता है ऐसा समझाने से थोड़ा कम चीजें दिमाग में फिट होती हो, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। लिख के साइमल्टेनियसली समझाना पॉसिबल नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम है। लिखते लिखते ना आप खुद समझा करो तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लिख रहे हो फिर समझ रहे हो, तो ये वाली कमी आप खुद पूरी कर सकते हो। थोड़ा दिमाग चालू रखा करो जब आप लिख रहे हो चीजों को। बाकी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं समझ में आया भी लिख दिया करो, डाउट पूछ लिया करो, वो चीज मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अल्टीमेटली बात इंपॉर्टेंट ये है कि केसी का जो वैल्यू होता है, केसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। के का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और केसी का फॉर्मूला होता है ए इंटू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इतना हो जाएगा। लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था ना, आपको याद है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होती टेम्परेचर बढ़ाने पर, वापस से एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते थे तो के का वैल्यू बढ़ जाता था, तो वो चीज समझने की कोशिश करना है यहां से। अगर मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो माइनस डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया। अब अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आरटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन डेल्टा, सुनना, मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसे सुनो, डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 1 रहेगा ना, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा 1/T घट जाएगा, तो डेल्टा एच अपॉन आर टी, क्योंकि टी नीचे है तो डेल्टा एच अपॉन आर टी तो घट जाएगा, ठीक है, तो माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी तो बढ़ जाएगा, माइनस लगाओगे तो बढ़ जाएगा, समझे। तो फिर क्या हुआ, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी बढ़ गया, इसका मतलब ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी भी बढ़ गया, ठीक है, तो अगर ये बढ़ गया तो फिर केसी भी बढ़ गया। बात समझ में आप, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी बढ़ता है, ये यहां से भी आप साबित कर सकते हो। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में उल्टा हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी का वैल्यू घटने लगेगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। भी नो दो तरीके के होते हैं। देखो, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को घटा बढ़ा सकता है, कोई रिएक्शन को जल्दी करा सकता है या कोई ज्यादा टाइम में करा सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसा जानते होंगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी करा देता है, ऐसा नहीं है। दो प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, आपने पॉजिटिव रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब है जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है, बढ़ा देता है, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगती है और जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटलिस्ट भी होता है जो रिएक्शन की स्पीड को, जो ओरिजिनल रिएक्शन की स्पीड थी उससे घटा देता है
और जो रिएक्शन एक दिन में कंप्लीट होनी चाहिए थी हो सकता है 2-3 दिन में कंप्लीट, तो वो नेगेटिव कैटेलिस्ट काम करता है। तो इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट का मतलब क्या है? कैटेलिस्ट एक डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले क्या पढ़ा था, थोड़े दिन पहले मतलब लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक ग्राफ प्लॉट किया था एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक हम पहुंचते थे, है ना, याद है आपको? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक इस तरीके से कुछ ग्राफ से पहुंचते थे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक तो व्हाइट कलर से दिखाया गया कर्व, ठीक है, हिल समझ लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक व्हाइट कलर की हिल दिखाई गई है और एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट येलो कलर की हिल दिखाई गई है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो व्हाइट कलर वाली, अगर इस रास्ते से हम आर से पी तक जाएं तो हमें क्या ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एक शॉर्टकट बना दें, और वो शॉर्टकट कौन सा है? पीला वाला हिल, तो पीले वाले रास्ते से अगर आर से पी तक पहुंचे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कैटेलिस्ट क्या करता है? कैटेलिस्ट एक शॉर्टकट बना के दे देता है, किसको? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। पॉजिटिव कैटेलिस्ट की बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगती है और रिएक्शन को, तो शॉर्टकट, अगर हम एक रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएं और शॉर्टकट मिल जाए हमें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कैटेलिस्ट का काम यही होता है, शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो विदाउट कैटेलिस्ट तो रिएक्शन को ये वाला रास्ता तय करना पड़ेगा, व्हाइट वाला, लेकिन विद कैटेलिस्ट को येलो वाला रास्ता फॉलो करना पड़ेगा और वो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वही काम करता है, कैटेलिस्ट प्रोवाइड शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टर पाथ फॉर रिएक्टेंट टू रीच प्रोडक्ट, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि आप ये, चलो ऐसे समझो, ये रिएक्टेंट है, ये वाला लाइन, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसको ऐसे समझो, ये देखो ये रिएक्टेंट वाला लाइन है ना, ये जो ऐसे लाइन है, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये रिएक्टेंट से लेके जो हिल का टॉप है, व्हाइट वाली हिल का टॉप ले लो, ठीक है, व्हाइट वाली हिल का टॉप क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, लेकिन कब? विदाउट कैटेलिस्ट, क्योंकि विदाउट कैटेलिस्ट तो रास्ता व्हाइट वाला है, और विद कैटेलिस्ट जो हिल का टॉप होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। हम एक्टिवेशन एनर्जी कहां से लेते हैं? इस वाली लाइन से लेते हैं, इस वाली लाइन से हिल का टॉप। तो विदाउट कैटेलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है? विदाउट कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? रुको मैं आपको दिखा देता हूं। बिना कैटेलिस्ट के एनर्जी इतनी बड़ी है, और विद कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी देखो इतनी सी है। ये समझ में आपको? पॉजिटिव कैटेलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कैटेलिस्ट चेंज किसको करता है? स्पीड को तो चेंज करता है, लेकिन कैसे चेंज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी बदल देता है। एंड वी नो K इज इक्वल्स टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT होता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम बदल दें तो K का वैल्यू बदल जाएगा, और K बदल जाएगा तो भी बदल जाएगा। तो कैटेलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देना। अगर वो पॉजिटिव कैटेलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, और अगर नेगेटिव कैटेलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो वही रिएक्शन की स्पीड जो है ज्यादा हो जाएगी, जल्दी से रिएक्शन प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लिखो फिर आगे बढ़े। तो कैटेलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देगा। पॉजिटिव कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, और नेगेटिव कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। मतलब अब कम एनर्जी देनी पड़ेगी तभी रिएक्शन हो जाएगी। कम एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यही तो हुआ, कम एनर्जी सप्लाई करे तभी रिएक्शन हो जाएगी। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां पर आप देख पा रहे हो एक चीज डेल्टा एच भी दिख रही है यहां पर। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आर तो वही है, पी भी वही है, खाली एक्टिवेशन एनर्जी तो चेंज हुई। दोनों हिल में डिफरेंस क्रिएट करो। व्हाइट और येलो वाली हिल में डिफरेंस आप देख पा रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी का ही तो डिफरेंस दिख रहा है आपको। अगर मैं रिएक्टेंट वाली लाइन ये रही, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली लाइन ये रही, तो रिएक्टेंट वाली लाइन और प्रोडक्ट वाली लाइन के बीच में जो गैप है
वो तो पहले भी उतना ही था विदाउट कैटलिस्ट में, और विद कैटलिस्ट में भी उतना ही है। इसका मतलब एच तो नहीं चेंज होगा। डेल्टा एच क्या होता है? गैप बिटवीन प्रोडक्ट वाला लाइन और रिएक्टेंट वाला लाइन, दोनों लाइन के बीच का गैप तो उतना ही है, ठीक है। तो अगर गैप उतना ही है तो डेल्टा एच तो नहीं चेंज होगा, डेल्टा एच उतना ही रहेगा। तो कैटलिस्ट का यूज करो या मत करो, डेल्टा एच पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उससे सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी बदलती है। कैटलिस्ट के यूज से रिएक्शन का जो पाथ है वो छोटा हो जाता है, शॉर्टकट मिल जाता है उसको प्रोडक्ट तक पहुंचने में, इसलिए वो जल्दी पहुंच जाता है। सिर्फ हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए यही सारी बातें उल्टी हो जाएंगी, उसके लिए रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगी। डेल्टा एच तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे, यूजिंग कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है? लोवर हो जाती है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए बात कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट, जो हिल का टॉप होता है, इसकी कितनी हाइट है, कितनी ऊंचाई है, हिल का जो टॉप है वो कितना ऊंचा है, वो क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो नीचे हो गया ना, हिल तो नहीं बन गई, तो नई हिल का जो टॉप है वो तो नीचे आ गया, तो यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई। तो यूजिंग कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी लोअर हो जाती है। नॉर्मली कैटलिस्ट की बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही मानना, अदरवाइज मैं स्पेसिफाई करूंगा कि नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बात हो रही है। यूजिंग कैटलिस्ट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ऑलरेडी बात हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज एज ईए विल चेंज एंड हैंस रेट कांस्टेंट विल बी चेंज्ड। ठीक है, बता चुका हूं कि ईए का वैल्यू चेंज हो रहा है कैटलिस्ट के यूज करने पर, तो उससे रेट कांस्टेंट चेंज हो गया, और रेट कांस्टेंट चेंज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया। चलो, तो ये देखो टाइम टाइम पे तो गायब हो जाता है, कहाँ लिखा कुछ, सब गायब। ठीक है, आई थिंक आप यहां तक लिख चुके होगे, ये पहाड़ी बना चुके होगे। अगर ये पहाड़ बना चुके हो तो यहां से लिख लो, यूजिंग कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी लोवर्स। ये सारे पॉइंट लिख लेना। चलो देखो, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। रिएक्शन प्रोसीड्स एट 727 डिग्री सेल्सियस हैविंग ईए एज 100 किलो जूल पर मोल। 727 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है। इफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट लोवर्स ईए बाई 60 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हैविंग सेम रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 727 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिवेशन एनर्जी है 100 किलो जूल, और अब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी कुछ डाउन हो जाएगी, वो डाउन होकर 60 किलो जूल पर मोल हो गई है। अब हमें बताना है कि अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया और अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिससे कि ऑब्वियस 727 डिग्री सेल्सियस पर ये 100 किलो जूल है, और फिर हमने क्या किया कि कैटलिस्ट डाल दिया तो 60 किलो जूल पर मोल हो गया ये, तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, टेम्परेचर चेंज कर देना है सच दैट की रेट ऑफ रिएक्शन ना चेंज हो, सेम रेट ऑफ रिएक्शन हो। ये ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, से फॉर सेम रेट ऑफ रिएक्शन के मस्ट बी सेम, के सेम होना चाहिए, और वी नो के का फॉर्मूला ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां से के वन बराबर हो जाएगा ए इंटू ई की पावर माइनस ई। पहले वाला एक्टिवेशन एनर्जी कितना है,
रुक जाओ, ये गायब हो जाता है टाइम टाइम पे। ठीक है, पहले वाला एक्टिवेशन एनर्जी है 100 किलो जूल पर मोल, 100 रगुल में इसलिए 10 की पावर 3 अपॉन आर टी। टी कितना है कैल्विन में रखेंगे, 727 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में 1000 आ जाएगा। तो यहां पर ये चीज आ गई। और दोबारा जब हमने कैटेलिस्ट डाल दिया तो K2 मान लो रेट कांस्टेंट हो गया, तो K2 का वैल्यू लिखेंगे A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर से तो ई का वैल्यू अब की 60 हो गया है अपॉन आर टी, टेम्परेचर मान लो टी हो गया। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है सेम होना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम करने के लिए रेट कांस्टेंट को बराबर कर दिया। तो यहां से अगर आप बराबर करोगे तो ई की जो पावर है वो बराबर हो जाएगी, तो ई की पावर बराबर कर दो, यहां से टेम्परेचर का वैल्यू 600 केल्विन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, लिख लेना। क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैटेलिस्ट डालने से ये घट जा रहा है, लेकिन किस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी, जो पहले अभी भी रेट होनी चाहिए। तो टेम्परेचर भी बदल जा रहा है और ये भी बदल जा रहा है, सच दैट की रिएक्शन का जो रेट है वो सेम रह जाए। जिन्होंने नहीं लिखा है आंसर लिख लेना, 600 केल्विन होगा, उस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन पहले के ही बराबर रहेगी। कुछ नोट पॉइंट्स हैं अगेन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक समरी टाइप। कैटेलिस्ट के मदद से ईए घट जाता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव कैटेलिस्ट की बात कर रहे हैं, ईए लोअर हो जाता है तो उसकी वजह से के बढ़ जाता है और के एफ भी बढ़ जाता है, के बी भी बढ़ जाता है, लेकिन के सी रिएक्शन का नहीं बदलता। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुन समझो, वापस से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट में क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा और रेट होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा पॉजिटिव कैटेलिस्ट से, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन केसी नहीं बढ़ा, केसी चेंज नहीं हुआ। इसका यह मतलब है माना हो गया और केबी भी दुगना हो गया। तो पहले केसी कितना था, के एफ अपॉन के बी, और दुगना होने के बाद केसी कितना होगा, 2kf अपॉन 2kb। तो अभी ये तो बराबर ही आया ना, 2 तो कट जाएगा, तो केसी विल नॉट चेंज। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में kf nkf हो जाएगा, kb nkb हो जाएगा, बढ़ जाएगा कुछ n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन kc का जब हम डिवाइड करेंगे तो n तो n से कट जाएगा, इसलिए kf अपॉन kb तो वही रहा। अब ये देखो ये खेल खेल रहा है टाइम टाइम पे, एक सेकेंड देखते हैं। चलो भाई, तो ये दो नोट पॉइंट्स हैं, इन दो नोट पॉइंट्स को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नोट पॉइंट्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। तो कैटेलिस्ट जनरली बोलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी घटता है
और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, लेकिन केसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितना केएफ बढ़ता है जिस मल्टीपल से, उसी मल्टीपल से केबी भी बढ़ता है, ओवरऑल जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। चलो, तो भाई नेक्स्ट हेडिंग इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंट करेंगे टीसी से, टेम्परेचर कोफिशिएंट या म्यू से। देखो मान लो कि एक कोई पर्सन है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो लेबोरेटरी में बैठा और उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। तो एक बार उसने रिएक्शन कराई 300 केल्विन पर, एक सेम रिएक्शन कराई 300 केल्विन पर, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसने मेजर कर लिया, लेट इट बी एक्स, उसने एक्स रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर लिया 300 केल्विन पर। अब अगेन उसने 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया और 310 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया और उसको वो रेट ऑफ रिएक्शन मिला 1.5। तो वो बोलता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इस रिएक्शन का 1.5 होगा। उसने बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट इस रिएक्शन का 1.5 होगा। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 400 केल्विन पर उसने रेट ऑफ रिएक्शन मेजर की, उसका रेट आ गया y। फिर उसने 410 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया तो उसका रेट आया 2y। अब वो बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन होगा भाई 2, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शन का हो जाएगा 2। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या समझ में आया हमें? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया अगर हमने टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा दिया, तो इंक्रीमेंट कर दिया टेम्परेचर के अंदर 10 केल्विन से, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट में फर्स्ट पॉइंट है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन म्यू लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में म्यू की वैल्यू रहेगी। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज रेशियो ऑफ रेट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। ठीक है, समझा? उससे समझ लेंगे आप। मान लीजिए म्यू का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब रेट डबल हो जाएगा अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया तो। जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन R है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर 2R हो जाएगी अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है तो। फिर अगर मैं 10 और बढ़ा सेल्सियस पर 4R हो जाएगी रिएक्शन का रेट, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दूं तो आप 8R हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट जो आपको समझ में आ चुके होंगे इनको जल्दी से अब आप लिख लो। इसको आसान भाषा में अगर समझे तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया रिएक्शन का, वो कितना टाइम्स हो जाता है रेट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 और 3 के बीच में होगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए तो फॉर्मूला होगा
देखिए आर टी प्लस डेल्टा टी, यहां पर दो चीजें डिफाइन की जा रही हैं, आर टी और आर टी प्लस डेल्टा टी। आर टी का मतलब है रेट एट टी टेम्परेचर, और आर टी प्लस डेल्टा टी का मतलब है रेट एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को डेल्टा टी से अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो उस समय जो रेट है वो आर टी है, और टी टेम्परेचर का रेट आर टी है। तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो नया रेट होगा वो किसके बराबर लिखोगे आप, टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 इंटू पहले वाला रेट टी टेम्परेचर पर। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आर टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 इंटू आर टी। डेल्टा टी टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट है। देखिए इंक्रीमेंट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर के अंदर डिग्री सेल्सियस बोलिए चाहे केल्विन बोलिए, बात फर्क नहीं पड़ती, बात कोई डिफरेंट नहीं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं यहां से आर टी प्लस डेल्टा टी और ये आर टी को नीचे ले आऊं तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, टी प्लस डेल्टा टी पर रेट अपॉन टी पर रेट इज इक्वल्स टू, देखिए रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए यहां पर रेट की जगह के भी लिख सकते हो आप। तो आर टी प्लस डेल्टा टी अपॉन आर टी का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेल्टा टी अपॉन 10। यहां से एक फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आप अब लिख लो। समझते चलना फॉर्मूले कैसे आए। टी प्लस डेल्टा टी पर जो रेट है और टी पर जो रेट है उसका रेशियो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। तो एक फॉर्मूला फिर से, बहुत काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना लेना। जैसे सॉल्यूशन अगर तुमने पढ़ लिया है तो सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं पेपर पर लिख लेना। फॉर्मूले रिवाइज करते रहना टाइम टाइम पे, फॉर्मूलों को अलग रिवाइज करना और चैप्टर को अलग रिवाइज करना। फॉर्मूलों को थोड़ा ज्यादा टाइम्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रिएक्शन as 2 and 3 start at 25 degree Celsius having same rate. Calculate the ratio of their rate at 65 degree Celsius. तो इनिशियली दो रिएक्शन का रेट सेम था और उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है 2 और 3। आपको बताना है 65 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेशियो होगा उनके रेट का। तो पहली वाली रिएक्शन का रेट R1 बोलते हैं और दूसरी वाली का R2 बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से हमने क्या सीखा, तो जादू हो गया, पता नहीं तुरंत गायब। रुक जाओ थोड़ी देर, उसको आने दो। चल तो देखिए आर टी, मैं फॉर्मूला यूज कराना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आर टी प्लस डेल्टा टी अपॉन आर टी, ठीक है। कैसा वो देखो, तो पहली वाली रिएक्शन उसका रेट R1 बोला है, तो 65 डिग्री सेल्सियस पर रेट अपॉन 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट, टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। पहले वाले का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, डेल्टा टी कितना होगा, ऊपर वाला टेम्परेचर वाले टेम्परेचर का डिफरेंस, 65 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहां पर 40/10 लिख देना, कितना आ गया 2 16, ठीक है। पहली वाली रिएक्शन जो है उसका जो रेट 65 डिग्री सेल्सियस पर है और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट है उसका जो रेशियो है वो 16 आ गया। मतलब 65 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट है वो 16 टाइम्स है किसके, रेट एट 25 डिग्री, ठीक है। ये नीचे लिखा गया। सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए यही चीज यूज कर लो, R2 65 डिग्री सेल्सियस अपॉन R2 है, ये R2 है ना, R2 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो रेशियो होगा वापस से टेम्परेचर कॉफिशिएंट डेल्टा टी इस वाले टेम्परेचर पे और इस वाले टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 40 है, तो 40/10 फिर से 3 की पावर 4 दैट इज 81। तो यहां से फिर से क्या आ गया कि 65 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट होगा सेकेंड रिएक्शन का वो 81 टाइम्स होगा इनिशियल। तो इनिशियल रेट तो बराबर दिया है ना,
तो R1 25 और R2 25 बराबर है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर लो, R1 R2 कट जाएगा और 16/81 आंसर आ जाएगा। पहले वाले में 16 आया, दूसरे वाले में 81 आया। तो क्वेश्चन लिख लो, इसका सोल्यूशन लिख लो। चलो, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। दो प्रकार से रिएक्शन होंगी, वन इज सिंपल रिएक्शन, अदर इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन के बारे में पहले भी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। सिंपल रिएक्शन बोलने का मतलब है एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर बात करें इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं ऐसे रिएक्शन में, तो कोफिशिएंट होता है पर्टिकुलर रिएजेंट का, वो उस रिएजेंट का ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और चीज, रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट नहीं आता है। और जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है A+3B से C, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखेंगे दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट ही रहेगा सिर्फ A⁻1, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और B⁻3 क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। ठीक है, नहीं आएगा एलिमेंट्री रिएक्शन में, प्रोडक्ट नहीं आता है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, if elementary reaction is multiplied by a number, obtained reaction will no more be elementary। जो मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन बताया था कि DC8 में क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें आप किसी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए A+3B और से C, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैंने इसी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन हो जाएगी 2A+6B से 2C, ये रिएक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अभी हमें मिली है 2A+6B से 2C, ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगी, तो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन होगी, बहुत सारी स्टेप होंगी इसमें, इंटरमीडिएट बनेगा बीच में कोई, और ऑर्डर जो एलिमेंट्री डिटरमाइंड होगा। ठीक है, चलो ये फटाफट लिख लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सारे जल्दी जल्दी, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन आई तो बहुत इजी है, उसमें तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम जानते हैं, तो ऑर्डर तो हमें ऑलरेडी पता होता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन रेट नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं बताया हुआ है, और ये भी नहीं बताया कि ये रिएक्शन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उस क्वेश्चन में सिंपल रिएक्शन मान के उसका रेट लिख लेना, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज कर लेना,
एज इट्स ऑर्डर, उसके ऑर्डर के फॉर्म में, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलरिटी, लास्ट हेडिंग है आज का। देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। जैसे मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, जैसे A प्लस बी से C एक रिएक्शन है, तो यहां पर देख रहे हो कि दो मॉलिक्यूल A का और एक मॉलिक्यूल B के साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, तब जाके C का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं होती है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इस वाली रिएक्शन में आप देखेंगे A प्लस 2B से C, तो यहां पर A का एक मॉलिक्यूल और B के 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली जब कोलाइड करेंगे, तब जाके C का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, A डिकम्पोज होकर B बना रहा है, तो यहां पर फिर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। तो यहां पर कोलिजन नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर एक नया मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर फिर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड वो बात कर लेते हैं। वी जनरली डोंट सी मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 से बड़ी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती एज साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। तीन मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम जनरली 3 से कम ही मोलैरिटी देखते हैं या 3 देखते हैं, 3 से ज्यादा जनरली नहीं देखते। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन साइमल्टेनियस कोलिजन, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो ये लिख लो, आज ये लास्ट है आज का मॉलिक्यूलरिटी। और लेक्चर करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बातें करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। एज पर एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। मैं आपको एनसीईआरटी का एक पूरा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भेज दूंगा, तो उसको आप कर लेना। तो एज पर एनसीईआरटी चैप्टर मेरे साइड से तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी। मैं बाकी चीजें देख लेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी कुछ टाइप के क्वेश्चन शायद बताए नहीं है, तो वो भी लास्ट लेक्चर में देख लेंगे। नहीं यार, 4 बजे से बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 बजे मुझे काफ़ी काम रहता है, बाकी दूसरा काम रहता है 4 बजे, इसीलिए तो 6 बजे शिफ्ट किया है। क्या दिक्कत है, लेक्चर तो अवेलेबल रहता है, बाद में देख लेना। थोड़ा टाइम पर अगर देखोगे तो तुम्हारी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन बना रहेगा। डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी, देखने को तो तुम ये बाद में भी देख सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन टूट गया ना, उसके बाद तुम पढ़ना ही बंद कर दो। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है। तो मेरा सजेशन ये है, डिसिप्लिन ना तोड़े। डिसिप्लिन टूटा तो गया सिलेक्शन।
चलो तो ये लास्ट पॉइंट है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी क्वेश्चंस वगैरह करते रहना। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी रिवीजन है। रिवीजन, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमको चैप्टर आ गया, लेकिन ये सत्य नहीं है, ऐसा होता नहीं है, तुमको आया नहीं होता है चैप्टर, बाकी तुमको गलत लगता है तो मेरा सजेशन मानो, बार बार पढ़, जब जब नई नई बार पढ़ोगे तब तक तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो हमसे छूट गई थी पहली बार। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। चलो।